Good morning, students. Today I will further continue the revision of 8th chapter of civics. The powerful castes decide to reach रत्नम एलेशन। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। His community was ordered to ostracize him and his family, and everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them. उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। One night some men entered their part of the village and set his hut on fire. एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। He managed to escape with his mother. रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। रत्नम then went to file a case in the local police station under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act 1989। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। Other Dalit families still did not come out in his support as they were scared that a similar fate might await them if they spoke out. बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। The case was picked up by the local media that led to many journalists visiting the village. स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम was written about as a symbol of Dalit action. रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village. अंततः विवादास्पद रस्म को खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। The Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
Ratnam sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful castes in his village. रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। दिस एक्ट वाज framed in 1989 in response to demand made by Dalit and other that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday sense. यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s। तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यानी 1970 के आखिर में और 80 के प्रारंभ में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups come into being and asserted their rights। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए। दे रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज एंड इंसिस्टेड ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली। और उन्होंने अपने हक के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। लाइक रत्नम, दे रिफ्यूज टू फॉलो प्रैक्टिसेस located in the humiliation and exploitation of Dalits। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। This resulted in the more powerful caste unleashing violence against them। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर
उतारू हो गए थे। इन द ऑर्डर टू इंडिकेट टू द गवर्नमेंट दैट अनटचबिलिटी वाज still being practiced and in the most hideous manner. सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। दलित ग्रुप्स demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them. उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली तीन प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए, अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। Likewise, throughout the 1970 and 1980, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal right and for their land and resources to the return to them. इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। They too had to face the anger of powerful social groups and were subject to a great deal of violence. इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। एक डज नॉट ओनली डिस्क्राइब ट्रिबल क्राइम्स बट आल्सो लेट्स पीपल नो व्हाट dreadful deeds human beings are capable of. In this sense, laws such as these seek to both punish as well in influence the way we think and act. इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। The Act distinguishes several levels of crimes. इन कानून में कई स्तर के
अपराधों के बीच फर्क किया गया है। फर्स्टली इट लिस्ट मोड्स ऑफ humiliation that are both physically horrific and morally responsible, and seeks to punish those who first force a member of a scheduled caste or a scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance. पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो नंबर 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। Next, forcibly removes clothes from the person of the member of a scheduled caste or a scheduled tribe, or parades him or her naked or with painted face or body, or commits any similar act which is derogatory to human dignity. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र घुमाने या उसे उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। सेकेंडली इज लिस्टेड एक्शन दैट disposes Dalit and Adivasis of their meager resources or which force them into performing slave labor. दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। Thus, the sets out to punish anyone who, फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति wrongful occupies of cultivates any land owned by or allotted to a member of a scheduled caste or a scheduled tribe, or gets the land allotted to him transferred. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। At another level, the Act recognizes that crimes against Dalit and tribal women are of a specific kind and therefore seeks to penalize anyone who. एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है
कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। Assaults or uses force on any woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe with intent to dishonor her। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट, आदिवासियों की मांगें और अधिनियम 1989, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।